इंग्लिश में मूड्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को आज तक समझ नहीं आया। हालांकि रूल्स रटकर और कुछ चीज़ें पढ़कर, कोई किताब पढ़कर, कोई नोट्स पढ़कर मार्क्स तो एग्जाम में आ जाते हैं, पर आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि मूड्स होता क्या है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, जो कि वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से है, इसे बहुत सिंप्लीफाई करके आसान भाषा में समझे भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ क्यूइंग। हम कर रहे हैं टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की सीरीज। इसमें ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। बिना देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले कभी मूड्स पढ़ा है तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी की पूरी देखना, एंड तक देखना। शायद आपका परसेप्शन इस चैप्टर को लेकर चेंज हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ा भी है तो, क्योंकि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बहुत सारे लोगों ने केवल रटा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज आपको चीजें समझाने की। सबसे पहले मूड्स होता क्या है समझते हैं। जो नए बच्चे हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, बाय डेफिनेशन ये है कि मूड एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो ये इंडिकेट करता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसका एटीट्यूड क्या है बोलते हुए। आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, कोई काम को हम लोग वर्ब कहते हैं, ये बात आप समझते हो। अब ना, वर्ब के लिए दो चीजें बहुत मैटर करती है। पहला ये कि उसका टेंस क्या है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो किस हद तक खत्म हुआ है, या वो काम कब हुआ था, उसका टाइम क्या है खत्म होने का, चलने का, कब होगा, वो सब टेंस से पता चलता है। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका कि बोलने वाला व्यक्ति कौन से मूड में बात कर रहा है। तो ये वही मूड है जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं ना, मूड खराब है, मूड अच्छा है। वही मूड है ये कुछ नया नहीं है। मूड्स इंग्लिश में इसे कहा जाता है भाई कि हम जब कोई बात कहते हैं तो मेरा इंटेंशन क्या है बोलने का, उसके पीछे मैं कोई सवाल पूछना चाहता हूं, मैं कोई फैक्ट बताना चाहता हूं, या मैं बोलना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो एकदम बेकार बात है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरे बोलने का जो एटीट्यूड है, मेरे बोलने का जो तरीका है, उससे आप क्या डिड्यूस कर पा रहे हो, वही मेरे सेंटेंस का मूड होता है। ठीक है। तो जैसे हिंदी में कहते हैं कि उसका मूड खराब है, कैसे पता चला? क्योंकि जब वो कह रहा था गालियां निकल रही थी मुंह से। उसका मूड बहुत अच्छा है, कैसे पता चला? जब वो कह रहा था तो बहुत खुश नजर आ रहा था। इसका मतलब किसी के बोलने के तरीके से आप उसके मूड का अंदाजा लगाते हो ना हिंदी में। तो इंग्लिश में भी वही है कि स्पीकर के बोलने के नजरिए से, बोलने के तरीके से, अगर आपको उसके बोलने का फॉर्म समझ में आ जाए तो उसे ही मूड्स कहा जाता है। अब जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो मूड्स एक्चुअली कितने फॉर्म को कंटेन करता है, या कितने फॉर्म्स होते हैं मूड्स के, तो डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है। एकदम प्यार से, इत्मीनान से हर एक बात को मैं समझाऊंगा। मेरे साथ बने रहना। वीडियो अगर एंड तक देख लोगे, आज के बाद कभी कोई वीडियो दोबारा आपको देखने का मौका, मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। बट वहां पहुंचने से पहले एक बार जो उसका बेसिस है हम चैप्टर का, वो पहले समझ लेते हैं। तो मैंने बोला कि 3 तरीके के मूड्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिकेटिव मूड, दूसरा होता है इंपेरेटिव मूड, तीसरा होता है सब्जेक्टिव मूड। अगर आप ये चीज यहां पे समझ गए ना तो आधा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाते वो यही पॉइंट नहीं समझ पाते। तो मैं आसान भाषा में समझाता हूं, लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं, सुनते जाना सिर्फ। सबसे पहला है इंडिकेटिव मूड। देखो, इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है आपने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जो स्टेटमेंट कोई फैक्ट बताने के लिए यूज किया जा रहा है या कोई सवाल पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। मैं आऊंगा, इसको एलैबोरेट भी करूंगा, पहले खाली सुनते जाना। इंपेरेटिव मूड हम लोग वैसे मूड को बोलते हैं जिसमें आप किसी को कमांड देते हो या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हो। सब्जेक्टिव मूड उस तरह के मूड को कहते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट को कहते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हुई नहीं है, आप उसके होने का अंदाजा लगा रहे हो। आप पहले ही कह रहे हो कि अरे कल अगर धरती खत्म हो गई तो, चलो मानो धरती खत्म हो गई, क्या होगा फिर? अच्छा, हुआ तो नहीं है ये। आप कह रहे हो फ्यूचर में अगर हो गया तो क्या होगा। इसे हाइपोथेटिकल इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। अगर आप कोई विशफुल सेंटेंस बोलते हो कि अरे काश मेरे पास इतने पैसे होते, आप मना रहे हो ना, विश कर रहे हो ऐसा, या फिर कोई फॉर्मल सिचुएशन हो, तो उसे सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला, मूड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंडिकेटिव मूड, एक होता है इंपेरेटिव मूड, एक होता है सब्जेक्टिव मूड। ठीक है। अब एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इंडिकेटिव मूड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि इंडिकेटिव मूड कोई स्टेटमेंट या कोई क्वेश्चन को होता है। देखो, आपको ना सब्जेक्टिव समझने के लिए इंडिकेटिव समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको चीजों को समझाना। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने क्या बोला? इंडिकेटिव मूड कोई जनरल फैक्ट के लिए यूज किया जाता है, कोई जनरल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है,
कोई जनरल सवाल के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो 3 भाषाएं बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकती है। अच्छा, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट बोला कि वो 3 भाषाएं बहुत आसानी से बोल सकती है। आपको नहीं लगता कि ये एक फैक्ट है? मैं कोई सच्चाई बता रहा हूं ना, फैक्ट का मतलब क्या होता है? जो सच्चाई हो, तो मैं कोई सच्चाई बता रहा हूं, तो ये इंडिकेटिव मूड के अंदर आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक ट्रूथ, एक सच्चाई है कि सूरज पूरब से उगता है। डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या तुम जानते हो वो कहां रहता है? सवाल है। तो ऐसे जो, अगर मैं आसान भाषा में आपको बोलूं तो ऐसे जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं ना, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं, उनको ही इंडिकेटिव मूड कहा जाता है। इंडिकेटिव मूड और कुछ नहीं है। जो 99% हम लोग जो लाइंस यूज करते हैं वो सब इंडिकेटिव मूड के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, कौन सा मूड है? इंडिकेटिव मूड है। क्यों? क्योंकि मैं एक फैक्ट बता रहा हूं ना, अभी मैं पढ़ा ही तो रहा हूं। मैं कह रहा हूं यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, कौन सा मूड है? इंडिकेटिव मूड है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट ही तो बता रहा हूं मैं। मुझे कभी धोखा मिला था, आई वॉज चीटेड, मेरे से ठगी की गई थी पैसे की, आई वॉज चीटेड, तो ये फैक्ट ही तो है पास्ट का, इंडिकेटिव मूड होगा। सो इंडिकेटिव मूड बहुत आसान है। 99% हम लोग जो वर्ड्स, जो लाइंस यूज करते हैं वो सब इंडिकेटिव मूड का होता है, जिसका मतलब होता है या तो आपको स्टेटमेंट बता रहे हो, या तो कोई फैक्ट बता रहे हो, या तो कोई सवाल पूछ रहे हो। आई होप इंडिकेटिव मूड आपको समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे, अगले पर आएंगे। इंपेरेटिव मूड हम सब पढ़ चुके हैं, मैंने भी आपको कई बार पढ़ाया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत बार पढ़ा है हमने। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहां पे आप किसी से रिक्वेस्ट करो, जहां पे आप किसी को एडवाइस करो, जहां पे आप ऑर्डर करो, सजेशन मांगो। ये सब के सब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इसका मतलब इंपेरेटिव मूड हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे आप ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट वगैरह देते हो। आमतौर पर इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि ये मेन वर्ब से स्टार्ट होगा और ये मेन वर्ब जो होगा ये V1 में होगा। ठीक है? ऐसा मानकर चला जाता है कि इनके आगे एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट है यू नाम का। क्योंकि जब मैं किसी को कहता हूं क्लोज द डोर, मान लो कि मैं और मेरा भाई है मेरे घर पे, और मेरे भाई को मैं कह रहा हूं कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो अगर हम दो ही लोग हैं, मैं स्पीकर हूं, वो लिसनर है, तो मैं किसे बोलूंगा दरवाजा बंद करने को? मैं अपने भाई को देख के अपनी मम्मी को थोड़ी बोलूंगा कि दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सुन रहा है, ये इंपेरेटिव मूड का कमांड उसी को दिया जाता है। प्लीज सिट डाउन, सामने वाले को ही तो बोलूंगा प्लीज सिट डाउन। इसका मतलब यह है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम दरवाजा बंद कर दो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम बैठ जाओ, मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम चुप रहो। सो ये जो तुम वाला सेंस है ना, या आप वाला सेंस है, ये यू जो है, ये अंडरस्टूड होता है। चूंकि ये अंडरस्टूड होता है, इसे सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना एक्चुअली ये सेंटेंस है यू क्लोज द डोर, यू प्लीज सिट डाउन, यू बी क्वाइट, एक्चुअली ये सेंटेंस है। लेकिन चूंकि यू अंडरस्टूड है तो हम इसे लिखते नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये ऐसा दिखता है कि ये मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा। और दूसरा, ये हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इनके सेंस में यूज किया जाएगा। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए और कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा मूड है, तो ये इंपेरेटिव मूड का होगा। तो अभी तक हमने दो टाइप के मूड्स पढ़ लिए, इंडिकेटिव मूड पढ़ा, इंपेरेटिव मूड पढ़ा। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? जिसमें आप कोई जनरल सेंटेंस, कोई जनरल फैक्ट बताते हो। इंपेरेटिव मूड क्या होता है? जब भी कभी आप किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड देते हो, ये इंपेरेटिव मूड कहलाता है। ठीक है? सो इंडिकेटिव मूड 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स हम इंडिकेटिव मूड का यूज करेंगे अपने जनरल सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप ये दोनों क्लियर। तो मैं अगले पे बढ़ूंगा। अगला है सब्जंक्टिव मूड। मजेदार चीज है। ठीक है? सुनना ध्यान से, पूरा चैप्टर हमारा यही है आज का। सब्जंक्टिव मूड क्या बताने के लिए यूज किया जाता है? हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं इसका, विशेष या डिमांड्स बताने के लिए। सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी हाइपोथेटिकल बात को बोलने के लिए जो नहीं हो सकता, इमेजिनरी बात को बोलने के लिए, नॉन रियल सिचुएशन के लिए, विश के लिए, डिमांड के लिए, सजेशन के लिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए। इन सब जगहों पर सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्जंक्टिव मूड पढ़ा था पर समझे नहीं थे, अब आगे की बात पे ध्यान देंगे। सब्जंक्टिव मूड में और एक इंडिकेटिव मूड में क्या डिफरेंस होता है? अभी जस्ट मैंने यहां पे आपको इंडिकेटिव मूड समझाया था। सब्जंक्टिव मूड में और इंडिकेटिव मूड में क्या डिफरेंस होता है? एक सेंटेंस से समझाता हूं, ये वाला सेंटेंस उठा रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है कि आई सजेस्ट दैट शी अराइव अर्ली, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैं इधर लिख रहा हूं कि शी अराइव्स
अर्ली। ये वाला आपको दिख रहा होगा इंडिकेटिव मूड का है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये वाला आपको दिख रहा होगा सब्जेक्टिव मूड का है। दोनों में क्या अंतर है जरा पढ़ के देखो एक बार। सबसे पहले जो ऑब्जर्व क्लियरली कर पाएंगे पहले वो देखते हैं। यहां लिखा है शी अराइव्स अर्ली, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आई सजेस्ट दैट शी अराइव अर्ली, इसमें दो क्लॉज है जो कि दैट से जुड़ा है, सब्जेक्ट है उसका वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है ना। इसका मतलब एक क्लॉज ये है आई सजेस्ट मेन क्लॉज, एक क्लॉज ये है शी अराइव अर्ली जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबसे पहले तो सब्जेक्टिव मूड में, प्रेजेंट सब्जेक्टिव में दो क्लॉज बनेंगे, एक क्लॉज होगा मेन क्लॉज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों को जोड़ा जाता है दैट के साथ। जैसे यहां पर कंस्ट्रक्शन है, लिखा है आई सजेस्ट दैट शी अराइव अर्ली। तो अभी तक हमने सब्जेक्टिव मूड के बारे में क्या सीखा कि ये एक क्लॉज नहीं होगा, ये हमेशा दो क्लॉज होगा। प्रेजेंट की बात कर, प्रेजेंट सब्जेक्टिव की बात कर, दो क्लॉज होगा। पहला क्लॉज वो होगा जिसमें आप कोई भी वर्ड यूज करोगे जिससे ये पता चले कि वो सब्जेक्टिव मूड में है, और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें स्ट्रक्चर वाली बात करेंगे। ठीक है, दो क्लॉज इसमें हमेशा होगा। अब ये समझना कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें लिखा है शी अराइव्स अर्ली, ये बच्चे एक फैक्ट है। कोई लड़की है जो कि 9 बजे अगर ऑफिस शुरू होता है तो वो 8:50 में आ जाती है, वो हर दिन 8:50 में आती है, ये उसका फैक्ट है, ये उसका सत्य है। तो मैं क्या कह रहा हूं, शी अराइव्स अर्ली, वो जल्दी आती है, ये फैक्ट है। अब क्या है, आई सजेस्ट दैट शी अराइव अर्ली, ये वाला प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। क्या मतलब बनता है इसका? देखो इसका मतलब ये बनता है कि मान लेते हैं फिर से सेम एग्जांपल कि एक लड़की है जो कि 9 बजे के ऑफिस में रोज 9:30 बजे आती है। बॉस ने देख लिया, बॉस कह रहे हैं कि इसको नौकरी से निकाल देंगे। अब मैं उसका वेल विशर हूं, तो मैं जाकर क्या कह रहा हूं उसकी किसी दोस्त को, सुनो, उसे कहना कि मेरा सजेशन है कि वो जल्दी आए वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। तो समझना, मेरा सजेशन है, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी आए। क्या इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। ये उसकी स्थिति थी, ये फैक्ट था कि वो जल्दी आती है, ये फैक्ट नहीं है मैं चाहता हूं कि वो जल्दी आए, मैं चाहता हूं कि तुम अमीर आदमी बनो, मेरा सजेशन है कि तुम जॉगिंग शुरू करो, मेरा एडवाइस है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का एडवाइस है कि मैं एक्सरसाइज करूं। ये फैक्ट नहीं है, मैं एक्सरसाइज करता हूं फैक्ट है, मैं चाहता हूं तुम एक्सरसाइज करो, ये फैक्ट नहीं, ये इच्छा है। आई इंसिस्ट, मैं इस बात पे जोर देता हूं दैट यू वर्क हार्ड, मैं इस बात पे जोर देता हूं कि तुम कड़ी मेहनत करो। एंड आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। क्या दोनों में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। जहां पे मैं कहता हूं कि आई वर्क हार्ड, ये एक फैक्ट होता है कि हाँ भाई मुझे ना बेईमान मत बोलो, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं, मैं डिमांड करता हूं तुमसे, आई डिमांड दैट यू वर्क हार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम काम नहीं कर रहे, मेरा डिमांड है कि तुम काम करो। अंतर दोनों में क्या है? ये वाला एक फैक्ट था, ये वाला मेरी इच्छा है। इसको ही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब यह होता है कि जब कोई स्पीकर फैक्ट ना बताए, वो ये बताए कि क्या करना जरूरी है, वो ये बताए कि मेरी इच्छा क्या है, वो ये बताए कि किस बात पे मैं जोर दूं, इसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। इस टॉपिक को आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप इंडिकेटिव मूड ठीक से नहीं समझ लोगे। बार बार कह रहा हूं, इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है फैक्ट बताना, सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है वो फैक्ट नहीं होगा, वो मेरी इच्छा होगी। जब भी कोई व्यक्ति अपने इच्छा वाले सेंटेंसेस को कहीं पे लिखता है, उसे हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज करना पड़ता है। जैसे तुम हर दिन सुबह 10 बजे आते हो, अब जल्दी से बताना, अपने अपने मन में सोचना, तुम हर दिन सुबह 10 बजे आते हो, ये सब्जेक्टिव मूड है या इंडिकेटिव मूड है? ऑब्वियसली इंडिकेटिव मूड है, वो किसी का सत्य है, किसी का फैक्ट है। सेकंड एग्जांपल, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि तुम 10 बजे आओ, ये मेरा डिमांड है। तुम 10 बजे आते हो फैक्ट है, ये जरूरी है कि तुम 10 बजे आओ, ये डिमांड है। मैं लंबा हूं, आई एम टॉल, ये फैक्ट है। काश मैं लंबा होता, ये इच्छा है। दोनों में अंतर है या नहीं है? मैं टॉल हूं, आई एम टॉल, इंडिकेटिव मूड। आई विश आई वर टॉलर, सब्जेक्टिव मूड। तुम अच्छे लड़के हो, इंडिकेटिव मूड। काश तुम अच्छे होते, सब्जेक्टिव मूड। तुमने होमवर्क कर लिया, इंडिकेटिव मूड। मेरा ऑर्डर है तुम होमवर्क करो, सब्जेक्टिव मूड। अंतर समझ पा रहे हो? सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है जहां पे कोई व्यक्ति ये बताए कि क्या जरूरी है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए,
या हाइपोथेटिकल चले जाते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये सब सब्जंक्टिव मूड है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं तो इंडिकेटिव मूड फैक्ट बताता है, सब्जंक्टिव मूड इच्छा बताता है। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया कि दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो चैप्टर अभी शुरू ही हुआ है, आगे बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में, बने रहना। आओ अगले चीज को समझते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि इंडिकेटिव मूड, एक्चुअली मूड्स 3 तरीके के होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव में फैक्ट्स बताते हैं, सवाल बताते हैं। इंपेरेटिव में कोई भी किस्म के ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दिया जाता है। सब्जंक्टिव मूड में क्या जरूरी है हमें वो बताना होता है। मेरा क्या सजेशन है, मेरा क्या डिमांड है, मेरा क्या विश है, हाइपोथेटिकल काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये सब कुछ सब्जंक्टिव मूड में आता है। अब सब्जंक्टिव मूड को उसके यूज के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, दूसरा होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। क्या अंतर है? देखो, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो होता है ये रिकमेंडेशन, डिमांड या हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में समझाता हूं, ये तो खैर बहुत खड़ी भाषा है। आसान भाषा में जब आप ये कहते हो कि मैं चाहता हूं, मेरा डिमांड है, मेरा सजेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है, ये सारे वर्ड्स के लिए आप वहां पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। जबकि जब आप ये कहते हो कि काश ऐसा होता, आप प्रेजेंट में रखे, इस पास्ट वर्ड पे मत जाना, ये प्रेजेंट की इच्छा है कि मेरी हाइट छोटी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आर्मी मेलिट से, मैं वहीं पे खड़े होकर कह रहा हूं कि काश मैं लंबा होता, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। क्योंकि आप एक इमेजिनरी चीज को, आप एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अपने लिए इमेजिन कर रहे हो। आपके घर में कोई बीमार है, आप बहुत डिस्परेटली चाहते हो कि अच्छे हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप बोल रहे हो काश मैं अमीर होता, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। काश मैं अमीर होता, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। राइट, प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं, मेरा डिमांड है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है। राइट, सो सब्जेक्टिव मूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट में हम लोग क्या कहते हैं, मेरा डिमांड क्या है, मेरा सजेशन क्या है, मेरा जो फॉर्मल एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं वो सब कुछ। पास्ट में क्या होगा, जो इमेजिनरी सिचुएशन है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये सब के सब पास्ट सब्जेक्टिव मूड में यूज किए जाते हैं। राइट, अब सवाल आता है कि सर एग्जाम में आ गया तो पहचानेंगे कैसे? मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एक कंस्ट्रक्शन पहचानने का तरीका ये होता है कि उसमें 2 क्लॉजेस होंगे, बीच में दैट लिखा होगा, एक क्लॉज जो होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा क्लॉज जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ये तो एक पहचानने का तरीका हुआ। दूसरा, बहुत आसान कर दिया गया इसको हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें कुछ वर्ब्स बता दिए गए कि अगर ये वर्ब्स आए सेंटेंस में तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखाएगा। ठीक है, बट अगेन हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसे समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एडवाइस, आस्क, कमांड, डिमांड, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रपोज, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, अर्ज। जितने भी वर्ड्स लिखे हुए देखना, एडवाइस मेरा एडवाइस है, मैं पूछता हूं, मैं कमांड देता हूं, डिमांड है, इंसिस्ट है, ऑर्डर, प्रपोज, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, अर्ज। इसमें से जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आप समझने की कोशिश करो तो इसमें से जितने भी वर्ड है, इन सारे वर्ड्स को आप जब सेंटेंस में यूज करते हो तो सेंस यही बनता है कि मैं चाहता हूं, आई एडवाइज दैट, मेरा ये एडवाइस है, मेरी ये सलाह है आपको। आई कमांड दैट, मैं आपको ये कमांड दे रहा हूं। आई डिमांड दैट ही बी रिलीज्ड इमीडिएटली, मेरा डिमांड है कि उसे जल्दी से जल्दी रिलीज करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे रिलीज कर दिया गया, कि ही वॉज रिलीज्ड, मैं ये नहीं कह रहा, वरना ये तो इंडिकेटिव मूड हो जाएगा, ये तो फैक्ट है। पर अब इसकी बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा, मैं डिमांड कर रहा हूं अभी अभी के अभी से आप जो है रिलीज करो, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आएगा। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है, इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। कौन सा? एडवाइस हो गया, आस्क हो गया, कमांड हो गया, डिमांड हो गया, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रपोज, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, अर्ज। ये सारे के सारे जो है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को डिनोट करते हैं। अब अगर हमने सेंटेंस में पहचान लिया कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है तो उसमें होगा क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये वाला? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस है जो अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि रूल बहुत सिंपल है कि हर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म लेता है। क्या लेता है साहब? बेस फॉर्म लेता है। जिसका मतलब यह है कि हम जब कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड अगर हमें पता चल गया तो हम हमेशा बेस फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे। आओ जरा एग्जाम में के क्वेश्चन से समझते हैं।
लिखा है द टीचर इंसिस्ट्स दैट एवरी स्टूडेंट बी पंक्चुअल। टीचर जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि हर स्टूडेंट जो है पंक्चुअल रहे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है द टीचर इंसिस्ट दैट, मैंने बोला था बीच में दैट होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ड है उससे आप पकड़ोगे सब्जेक्टिव है या नहीं है, तो देखना यहां पे इंसिस्ट लिखा हुआ था, यहां पे भी इंसिस्ट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है? द टीचर इंसिस्ट दैट, टीचर इंसिस्ट कर रहा है। अब जैसे हमने देखा द टीचर इंसिस्ट दैट एवरी स्टूडेंट बी पंक्चुअल, हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखा हुआ है। कैसे? एक तो इंसिस्ट देख के पता चला, दूसरा मैंने क्या बोला था, बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। लिखा है द टीचर इंसिस्ट दैट एवरी स्टूडेंट बी पंक्चुअल। अब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसे लगेगा ये क्या नया बोल दिया सर, क्योंकि यहां तो इज होना चाहिए था, हमने तो रूल पढ़ा है, ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर लेता है, तो क्या होगा, द टीचर इंसिस्ट दैट एवरी स्टूडेंट इज पंक्चुअल। आप बी क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहा हूं बताओ? क्योंकि ये वाला सब्जेक्टिव मूड में आप जो बोल रहे पता है वो कब होता, वो होता जब ये लिखा होता कि एवरी स्टूडेंट इज पंक्चुअल। अगर सिर्फ ये सेंटेंस होता फिर ये इंडिकेटिव मूड होता कि नहीं होता? ये इंडिकेटिव मूड होता तो ग्रामर का हर रूल फॉलो करता कि नहीं करता, फिर हम यहां पे इज लिखते कि नहीं लिखते। लेकिन क्या ये सेंटेंस अकेले है? नहीं। क्या ये सेंटेंस प्रिंसिपल पार्ट है? नहीं, ये सबऑर्डिनेट पार्ट है। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है? ये वाला। इसमें कौन सा वर्ड मिला था? इंसिस्ट। इंसिस्ट ने क्या बताया, कौन सा मूड है ये? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है, ये पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, यहां डायनासोर बैठा हो, मत देखो। आप सिर्फ ये देखो कि जो उसका सबऑर्डिनेट का पार्ट है उसमें बेस फॉर्म होना चाहिए, दैट्स इट। कहानी वहीं खत्म है कि अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है तो हम यहां पे बेस फॉर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर इंसिस्ट दैट एवरी स्टूडेंट बी पंक्चुअल। अब बी बेस फॉर्म है, ये मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि बी बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस होता है इज एम आर, पास्ट टेंस होता है वॉज वर, V3 होता है बिन और V4 होता है बीइंग। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां बेस फॉर्म लगा है, कौन सा बेस फॉर्म है यहां पे? बी। क्या लगेगा? बी लगेगा। अगला पहचानने की कोशिश करो, आंसर मत देखना, खाली ये देखना कि मैं पहचान कैसे रहा हूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सब्जेक्टिव में है या नहीं। क्या लिखा हुआ? द मैनेजर डिमांड्स दैट ही सबमिट्स द रिपोर्ट बाय टुमारो। देखो एग्जाम में आ गया, कैसे पकड़ेंगे? एक तो ये हो गया भैया कि इसमें दो क्लॉज है, एक यहां पे और दूसरा यहां पर। अच्छा, इस क्लॉज का मेन वर्ब क्या था? डिमांड्स। ऊपर डिमांड था क्या? हाँ, डिमांड था। इसका मतलब अगर हमारे मेन क्लॉज में डिमांड लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव होगा। दूसरा मीनिंग से भी समझेंगे कि मेरी डिमांड है कि वो सबमिट करे रिपोर्ट कल तक, मेरी डिमांड है कि वो कल तक रिपोर्ट सबमिट करे। अच्छा, इसी को इंडिकेटिव मूड में लिखना होता तो कैसे लिखते? लिखते ही सबमिट्स द रिपोर्ट बाय टुमारो, लिखते कि नहीं लिखते? तो जरा अंतर देख लो, यहीं से ऑब्जर्व कर लेना। यहां क्या लिखा हुआ है? ही सबमिट्स। क्या हम यहां पे सबमिट्स लिखें? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अकेले नहीं है सेंटेंस में, एक प्रिंसिपल पार्ट भी है जो इस सेंटेंस को मजबूर कर रहा है कि मैनेजर ने डिमांड किया है, इसका मतलब सब्जेक्टिव मूड है। टीचर इंसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्टिव मूड है। मैं रिकमेंड कर रहा हूं, सब्जेक्टिव मूड है। कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, सब्जेक्टिव मूड है। तो क्या होगा यहां पे? द मैनेजर डिमांड्स दैट ही सबमिट द रिपोर्ट। अब देखो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ये करेंगे, मैं थोड़ा क्लीन करके देता हूं, यहां पे गंदा लग रहा है देखने में। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको देखेंगे और वो झटके से क्या करेंगे कि सर एरर मिल गया। बड़ा बच्चा वाला सवाल था सर कि ही सबमिट के जगह पे ही सबमिट्स होना चाहिए, पर क्या इतना सिंपल है? नहीं। यहाँ पे आप ही सबमिट को सबमिट्स करोगे, आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कटवा के आओगे एग्जाम में, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, इसका बेस फॉर्म में होना जरूरी है। अगर इसका बेस फॉर्म में होना जरूरी है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? सबमिट ही यूज करेंगे। एग्जाम में सबमिटेड दे सकता है, सबमिट्स दे सकता है, सबमिटिंग दे सकता है, हम उसे हटाकर सबमिट करेंगे। अगला, आई रिकमेंड दैट शी रीड द बुक बिफोर द एग्जाम। फिर से वही बात है, यहां रिकमेंड देख के प्रेजेंट टेंस, आपका दिमाग तुरंत आपको चीख चीख के कहेगा कि मालिक इसको रीड्स कर दो, पर आपको पता है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है। आप यहां रिकमेंड देख के इसको रीड ही छोड़ोगे, क्योंकि हमें बेस फॉर्म की ही जरूरत है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। आगे बढ़ेंगे, द कोर्ट ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिखा है यहाँ पे, पास्ट है। द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट ही बी रिलीज्ड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे बी क्यों हुआ? यहाँ तो वॉज होना चाहिए था, यहाँ तो ऑर्डर्ड लिखा हुआ है। टेंस का पहला रूल था प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट, तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट, लेकिन यहाँ ये रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। मुझे कैसे पता चला? मैंने यहाँ ऑर्डर्ड देखा है, तो मुझे ये वर्ड्स याद होने चाहिए। अगर ये वर्ड्स मुझे याद है तो मेरे लिए काम बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा? द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट ही बी रिलीज्ड इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बेस फॉर्म यूज किया? बी यूज किया। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट शी रेस्ट। फिर से यहां शी देख के आप बोलोगे सर
इसको रेस्ट कर दें क्या प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट में है तो रेस्टेड कर देते हैं, दोनों गलत है। आंसर क्या होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई सेंटेंस ये समझ में आ जाए कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है तो हमेशा उसमें बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा, रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इंसिस्ट प्रेजेंट टेंस में है, रिकमेंड प्रेजेंट टेंस में है, ऑर्डर्ड पास्ट में, एडवाइस, ये सब देखना ही नहीं है। अगर आपने ये देख लिया है कि ये सारे वर्ड्स के साथ एक क्लॉज बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने समझाया वैसा है, अगर आपको फील हो रहा है सेंटेंस पढ़ के कि सब्जेक्टिव मूड में है तो हमेशा उसमें बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। दिस इज द वन एंड ओनली रूल। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक तो हमने पढ़ लिया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमें वर्ब्स मिलेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि वर्ब्स नहीं मिलते, कुछ एडजेक्टिव्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर क्रूशियल लिखा हुआ है, एसेंशियल लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, नेसेसरी, अर्जेंट, वाइटल, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब होता है जरूरी, ठीक है, ये मिल गया। जो नेसेसिटी दिखा रहे हो, इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो, अर्जेंसी दिखा रहे हो, ऐसे टाइप के एडजेक्टिव्स जब मिल जाएं तो भी वहां पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव का इस्तेमाल होगा। जैसे क्रूशियल एडजेक्टिव है तो कैसे लिखा होगा, इट इज क्रूशियल, इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, इट इज अर्जेंट, इट इज वाइटल, इट इज इंपेरेटिव। तो ये इट इज वाले फॉर्म से आपको ये सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा मिल गया तो हम हमेशा समझेंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है। तो क्या होगा, इट इज एसेंशियल दैट ही बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे ही इज कर देते हैं ना, नहीं कर सकते। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, बेस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। इज प्रेजेंट का बी का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, हमें बेस फॉर्म यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, बी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट शी अटेंड द कॉन्फ्रेंस। आप यहां पे शी को देख के ना अटेंड्स कर सकते हो ना, अगर यहां पे वॉज होता तो पास्ट देख अटेंडेड भी नहीं कर सकते थे, क्या होगा, अटेंड होगा। इट इज नेसेसरी दैट द एप्लीकेशन बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन, यहां पे बी ही इस्तेमाल होगा। इट इज क्रूशियल दैट दे फॉलो द गाइडलाइंस प्रॉपर्ली, यहां पे फॉलो ही इस्तेमाल होगा। इट इज इंपेरेटिव दैट द पेशेंट रिमेन काम, रिमेन ही इस्तेमाल होगा। अब पेशेंट को देख के यहां पे सिंगुलर मान के इसको रिमेन्स नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर क्रूशियल हुआ, इट इज क्रूशियल, इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, इट इज अर्जेंट, इट इज वाइटल, इट इज इंपेरेटिव, तो ये सब के साथ हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये सेंटेंस को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बना देता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर आप रीडिंग वगैरह थोड़ा बहुत करते हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि हम ये कर दें कि इट इज एसेंशियल दैट ही शुड बी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सर यहां मॉडल नहीं यूज किया जा सकता? जवाब है यूज किया जा सकता है, पर शुड के साथ तीन तकलीफ है। पहला ये कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, हमारे एसएससी में एग्जैक्ट ब्रिटिश इंग्लिश नहीं पूछा जाता, आपको इतना ब्रिटिश अमेरिकन में नहीं घुसना। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आपके सवाल का जवाब है कि ये इनफॉर्मल तरीका होता है बोलने का, ये स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, पर जब आप फॉर्मल तरीका, ऑब्वियसली हमें एरर हमेशा फॉर्मल इंग्लिश को पकड़ के ढूंढना होता है, तो अगर आप फॉर्मल तरीका देखोगे तो यहां पे शुड का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। तीसरा यह है कि अगर आपको कभी प्रेफरेंस चुनने को मिले, ऐसा कभी अगर हो गया कि आपके ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, शुड भी है और बेस फॉर्म भी है, तो ऑलवेज प्रीफर बेस फॉर्म। ठीक है, शुड को लास्ट प्रेफरेंस रखना। ऐसा नहीं है कि गलत होता है, मैं ये नहीं कह रहा है गलत होता है, मैं ये कह रहा हूं कि इनफॉर्मल है, कम यूज किया जाता है, प्रिफरेबली ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में आप बेस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो शुड भी गलत नहीं होता, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट शी शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, वो भी ठीक होता, पर वो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा चलता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को पकड़ने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, पहले वो तरीके क्या है, वो तरीका ये है कि अगर आपके वर्ब में ये फॉर्म, आंखें बंद रहेंगी आपकी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके वर्ब में एडवाइस, आस्क, कमांड, डिमांड, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रपोज, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, अर्ज हो तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को इंडिकेट करेगा। फिर से आंखें बंद रहेंगी आपकी, ध्यान से सुनना, एडवाइस, आस्क, कमांड, डिमांड, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रपोज, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, अर्ज। फिर से आंखें बंद रहेंगी, एडवाइस, आस्क, कमांड, डिमांड, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रपोज, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, अर्ज। इतने वर्ड्स अगर हो गए तो ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को। और अगर ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा तो इरिस्पेक्टिव कि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है या प्रिंसिपल फॉर्म है, वो सेंटेंस कौन से टेंस में है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स है, फिर से आंखें बंद करेंगे आप, क्रूशियल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, अर्जेंट, वाइटल, इंपेरेटिव। क्रूशियल, essential, important, necessary, urgent, vital, imperative. Last time, crucial, essential, important, necessary,
अर्जेंट, वाइटल, इंपेरेटिव, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, और इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, बेस फॉर्म, राइट। इसे लिखा जाता है इट इज क्रूशियल, इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, इस फॉर्म। आई होप यहां तक की बात आपको आपकी समझ में आई है। एक बार अगर मैं समअप करूं अभी तक की चीजों को, तो मूड्स तीन किस्म के होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव एंड सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव और इंडिकेटिव ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंडिकेटिव फैक्ट बताता है, सब्जंक्टिव विश बताता है, ठीक है, या क्या जरूरी है ये बताता है, राइट। मेरा मानना है, मैं चाहता हूं, ये सब प्रेजेंट सब्जेक्टिव के अंदर आएगा। काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता है, पास्ट सब्जेक्टिव के अंदर आएगा। कुछ वर्ब्स देख के हम पकड़ सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स देख के हम पकड़ सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अगर आप पकड़ चुके हो कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव वाला सेंटेंस है, तो हमेशा उसमें बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। अब अगर देखो यहां तक की बात आपको समझ में आई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके नॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना है मुझे। कैसे सपोर्ट करोगे? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो या नए भी हो तो शेयर करना, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर करोगे, चैनल उतना ग्रो करेगा, मुझे काम करने का उतना मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ये पता चले यूट्यूब देवता को कि बच्चों को पसंद आ रहा है, वो थोड़ा फैलाएगा। कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, साथ ही साथ में मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर आपके आपके अंदर कोई क्रिटिसिज्म वाली बात है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात है, आप चाहते हो कि यहाँ इंप्रूवमेंट सर और हो सकता है, तो वो भी बताना, मोस्ट वेलकम। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मुझे बताता है कि सर ये और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, अगली चीज को समझते हैं। अभी तक हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कैसे पकड़ेंगे और उसका फॉर्म क्या होगा। अब ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस के फॉर्म में वो आया तो हमें कैसा कैसा दिखेगा। देखो, हर सेंटेंस को ना हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि वो हर सेंटेंस स्टेट बताता है, हर वर्ब स्टेट बताता है, तो पहले तो वो स्टेट वाली बात हो जाएगी। दूसरा हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो पोजीशन बताते हैं, अवस्था बताते हैं, तो ये वाली भी बात कर लेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि जब एक्शन दिखाएगा तो क्या हो। समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हम पहले ये पढ़ते हैं कि जब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड स्टेट के लिए यूज किया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो ये एक स्टेट बता रहा है ना, मेरा एक अवस्था बता रहा है ना, मैं कौन हूं, मैं टीचर हूं। तो ये जो स्टेट बताने वाला, एग्जिस्टेंस बताने वाला, बीइंग बताने वाला जो जो कंडीशन है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देख लो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा। चूंकि हमने यहां पे एम यूज किया है, ये तो प्रेजेंट टेंस है, V1 है। अगर हम वॉज यूज करेंगे तो पास्ट टेंस होगा, V2 होगा। इसका बेस फॉर्म क्या होता है, बी। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि सेंटेंस में अगर बी दिखा तो कैसा होगा। लिखा है इट इज एसेंशियल दैट ही बी ऑनेस्ट अबाउट हिज मिस्टेक्स। ये जरूरी है कि वो अपने मिस्टेक्स को लेके ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। अब अगर हम लोग इसको इंडिकेटिव मूड में लिखते तो हम क्या कहते हैं कि ही इज ऑनेस्ट अबाउट हिज मिस्टेक्स। यही तो बोलते हैं कि ही इज ऑनेस्ट अबाउट हिज मिस्टेक्स। तो ये इज नहीं यूज करके, ये भी हालांकि यहां पे लिंकिंग वर्ब का ही काम कर रहा है और स्टेट ही बता रहा है, अवस्था ही बता रहा है, पर हमें बेस फॉर्म चाहिए, ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। द लॉ रिक्वायर्स दैट शी बी प्रेजेंट एट द हियरिंग। अब मैं कह रहा हूं कि वो हियरिंग में प्रेजेंट थी इंडिकेटिव मूड में, तो क्या बोलेंगे, शी इज प्रेजेंट, लेकिन ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, तो हमें बेस फॉर्म यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, बी। आई इंसिस्ट दैट ही रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। मैं इंसिस्ट करता हूं कि वो चुपचाप रहे मीटिंग के दौरान, तो हम क्या करेंगे, ही रिमेन्ड साइलेंट। अगर हम इंडिकेटिव मूड में लिखते हैं पास्ट में कि कोई मीटिंग हुई जिसमें वो एकदम चुप था, तो ही रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। लेकिन ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, बेस फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो क्या यूज करेंगे, ही रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। क्लियर है। तो स्टेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। अच्छा आ जाओ, अब जब ओनरशिप वाली बात करते हैं, जब पोजीशन की बात करते हैं, तब क्या होता है। अच्छा, पोजीशन को हम लोग इंडिकेटिव में कैसे लिखते हैं, आई हैव अ कार, है ना, ही हैज अ हाउस, ऐसे यूज करते हैं। तो पोजीशन बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए कौन से वर्ब का यूज किया जाता है, बी का। पोजीशन बताने के लिए कौन से वर्ब का यूज किया जाता है, हैव का। मतलब कौन कौन सा, हैव, हैज और हैड। तो सवाल बहुत सिंपल है कि अगर हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव में यूज करना हुआ तो हम हैव यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे या हैड यूज करेंगे, क्योंकि तीनों पोजीशन दिखाते हैं। तो देखो क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंपनी सजेस्ट दैट एवरी इंप्लॉय हैव एन आईडी कार्ड एट ऑल द टाइम्स। अब मान लो ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा, तो डेफिनेटली गारंटी है कि 50% बच्चे गलत करेंगे। क्या गलती करेंगे, वो पढ़ेंगे द कंपनी सिंगुलर था, इसके साथ सजेस्ट आया दैट एवरी इंप्लॉय, एवरी वाला रूल सिंगुलर है, तुरंत आपके दिमाग में सिंटेक्स आ जाएगा कि ये वाला तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर, तो यहाँ हैव कैसे होगा, सर यहाँ तो हैज होना चाहिए था। नहीं, हैज नहीं होना चाहिए था, हैव ही होना चाहिए था। क्यों हैव होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, पोजीशन दिखाने के लिए तीन वर्ब यूज किए जाते हैं, या तो हैव यूज करते हैं,
या तो हैज यूज करते हैं या तो हैड यूज करते हैं। हमें बेस फॉर्म चाहिए। क्या हैज बेस फॉर्म होता है? नहीं साहब, ये तो V5 होता है। क्या हैड बेस फॉर्म होता है? नहीं साहब, ये तो पास्ट होता है। कौन सा होता है? हैव होता है। इसका मतलब यहां पे क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। अगर हमने हैड कर दिया तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। हैज यूज कर दिया गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। अगला, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द टेनेंट नॉट हैव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। ये पढ़ने में ही अजीब लग रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा लिखा हुआ है, नॉट हैव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी? यहां पे तो ऑर्डर्ड था, पास्ट था, फिर तो हैव की जगह हैड होना चाहिए था। नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर्ड देख के हमें यह भी तो अंदाजा हुआ कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है तो हमें बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, फिर तो टेंस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या होगा? हैव होगा। बिल्कुल सही है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्कूल हैव सफिशिएंट। फिर से वही बात है, स्कूल सिंगुलर है, यहां तो हैज होना चाहिए था। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट सब्जेक्टिव में। कैसे पता चला? यहां इट इज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था, तो हैव ही होना चाहिए था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जहां पे स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए यूज करते हैं, वहां बी का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं, वहां पे हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कुछ भी रटना नहीं है आपको। मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं तो क्योंकि मुझे चीजों को समझाना है। अगर आप रटने के लिए निकल जाओगे फिर तो वही बात हो गई ना कि एक दो पेज का चैप्टर है, ये बहुत अच्छी अच्छी किताबों में, जाओ पढ़ लो, रट्टा मार लो। अभी तक रट्टा ही तो मारा था, लेकिन समझ नहीं पाए थे कभी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, इसलिए रट्टा मारने की कोशिश भी मत करना। समझो ना चीजों को। अभी मैंने उतने वर्ब्स बोले, एक बार मैं दोहराता हूं इस चीज को। अभी मैंने इतने वर्ब्स बोले, है ना? देखो, ये सारे वर्ब्स बोले, ये सारे एडजेक्टिव्स बोले, इसमें से कौन सा रटने वाला है बताना? सब में तो सेम चीज है ना, कि जो चीज जरूरत बताए। एडवाइस है मेरा, कमांड है मेरा, डिमांड है मेरा, तो रटना थोड़ी है। दिमाग में बिठा लो बस एक बार, 3-4 बार ये पीडीएफ नजरों से अगर निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा? हमारा जो चैनल है अपना टेलीग्राम का, वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। वहां, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा नहीं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? वहां जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हर दिन जब वीडियो आती है रात के 10 बजे तक उसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है। कभी कभार छूट जाता है। पिछले 15 दिनों में मैं थोड़े से अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, ना ही मैं कुछ टेलीग्राम पे अपलोड कर पा रहा था, ना ही मैं पेड क्लासेस ले पा रहा था, कुछ नहीं ले पा रहा था। फैमिली अर्जेंसी थी थोड़ी। खैर, बाय गॉड्स ग्रेस अब सब सॉर्टेड आउट है। तो अब क्या है कि चीजें ठीक है, तो जैसा शेड्यूल था उसी पे वापस आ जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, 3-4 बार पीडीएफ पढ़ लेना, हो जाएगा काम। वहीं से आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बोला था, देखो कि स्टेट वाली बात हमने कर ली कि स्टेट में बी लगाएंगे, पोजीशन वाली बात हमने कर ली, हैव लगाएंगे। एक्शन पे आ जाता। तो देखो, जो एक्शन बताने वाले वर्ब्स हैं, जो एक्टिविटी बताने वाले वर्ब्स हैं, वहां क्या लगेगा? लिखा है द मैनेजर डिमांड्स दैट द टीम कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। कंप्लीट लिखा हुआ है। अब यहां पे जब आप टीम देखते हो, आपके दिमाग में तुरंत आता है कि सर कंप्लीट्स कर देते हैं ना, ये तो एक यूनिट है। नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, यहां बेस फॉर्म लगेगा। द टीचर रिकमेंड्स दैट ही एक्सरसाइज डेली। फिर से वही बात है, सर ही देख के एक्सरसाइज कर दे क्या? नहीं कर सकते, प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, बेस फॉर्म ही लगेगा। द जज ऑर्डर्ड, पास्ट है, दैट द सस्पेक्ट सरेंडर इमीडिएटली। यहां सरेंडर कर देते हैं, हो सकता है क्या ईडी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। इसका मतलब यह है कि इसमें हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। तो स्टेट वाली बात करेंगे तो बी, हालांकि ये भी बेस फॉर्म है, रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हैव पोजीशन के लिए बेस फॉर्म है, और वर्ब का, मेन वर्ब का तो बेस फॉर्म लगेगा ही। इसका मतलब किसी भी हिसाब से प्रेजेंट सब्जेक्टिव में बेस फॉर्म लगेगा। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े यहां से। अब क्या है? पैसिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सब्जेक्टिव। अब ये भी देख लेते हैं कि पैसिव होगा तो क्या होगा। अभी जब मैं समझा रहा था ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में डाउट्स क्रिएट हुए होंगे, ठीक है? जरा मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूं, इस चीज को जरा देखना, इस वाले सवाल को देखना। क्या लिखा हुआ था इसमें? लिखा हुआ था द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट ही बी रिलीज्ड। एक सवाल दिमाग में बना होगा कि यहां तो सबमिट लिख रहे थे बेस फॉर्म में, है ना? यहां रीड लिख रहे थे बेस फॉर्म में, यहां रेस्ट लिख रहे थे बेस फॉर्म में, फिर ये रिलीज्ड कैसे हो गया? ये तो बेस फॉर्म नहीं है। सिमिलरली आप जब मैं ये वाला पढ़ा रहा था, तो आपने यहां पे देखा होगा इस क्वेश्चन में बी सबमिटेड लिखा हुआ था, ये तो V3 है। जबकि अभी मैं चीख चीख के कह रहा हूं बेस फॉर्म, तो ये भी बेस फॉर्म है ना? ये भी बेस फॉर्म है। फिर यह सबमिटेड कैसे हुआ? ये बेस फॉर्म तो नहीं है। आ जाओ, क्यों नहीं है? जवाब यहां है। वहां पे हमने बेस फॉर्म के लिए क्या यूज किया था? बी यूज किया था। और बी के साथ क्या यूज किया था? V3 यूज किया था। हमें एक बेस फॉर्म की जरूरत है, जरूरी थोड़ी ना कि मेन वर्ब। हम तो बी भी लगा सकते हैं। तो बेस फॉर्म के लिए हमने क्या लगाया? बी लगाया, और उसके बाद क्या लगाया? V3 लगाया। क्यों लगाया? इसीलिए लगाया क्योंकि कई बार हमारा सेंटेंस पैसिव में लिखा होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पैसिव बहुत एक्सटेंसिवली, कि पैसिव को पहचानते कैसे। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स का वीडियो नंबर 2।
उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं 1 मिनट के लिए, कि आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव तब बोलते हो जब आपका सब्जेक्ट, जिसको आपने सब्जेक्ट माना है, वो आपके एक्शन का रिसीवर हो, वो उस एक्शन का डूअर नहीं होना चाहिए। मतलब वो काम करे ना, काम उस पे हो। अगर आपने पहचान लिया कि वो पैसिव फॉर्म में है, तो हमेशा उसका पैसिव बनता है B+V3। मेरे बोलने पे बच जाइए, आइए कुछ सवाल देख लेते हैं। लिखा है द टीचर इंसिस्ट दैट द स्टूडेंट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। टीचर ने इंसिस्ट किया कि उनके बच्चे जो है वो असाइनमेंट को समय पे सबमिट करें। ये आपका एक्टिव वॉइस में कैसे पता चला? हमारा सब्जेक्ट कौन था? स्टूडेंट्स। वर्ब क्या था? सबमिट। तो स्टूडेंट्स जमा करेंगे असाइनमेंट को कि स्टूडेंट्स को जमा किया जाएगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट जमा करेंगे। तो जिसको हमने सब्जेक्ट माना है, किसको सब्जेक्ट माना था? स्टूडेंट्स को। वो हमारे एक्शन का डूअर है कि रिसीवर है? डूअर है। इसका मतलब कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अच्छा पैसिव देख लो, द टीचर इंसिस्ट दैट द असाइनमेंट बी सबमिटेड। अब ये बी सबमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था असाइनमेंट, अब सबमिट करने का काम ये करेगा नहीं, इसी के ऊपर होगा। असाइनमेंट किसी को सबमिट नहीं करेगा, असाइनमेंट को सबमिट किया जाएगा। हमारा सब्जेक्ट अब डूअर नहीं रहा, ये अब रिसीवर हो चुका है। जब ये रिसीवर हुआ तो हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली कौन से वॉइस में बना? पैसिव वॉइस में बना। अगर ये पैसिव वॉइस में बन गया तो हम क्या यूज करेंगे? B+V3। तो देखो B+V3 यूज है या नहीं? इसका मतलब अगर हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव का पैसिव करना पड़े तो हमेशा क्या यूज करेंगे? B+V3। या उल्टा भी अगर B+V3 दिखा तो हम क्या समझेंगे? ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव का पैसिव है। देख लो अगला, द बोर्ड रिकमेंडेड दैट द कंपनी इंप्लीमेंट न्यू पॉलिसीज। बोर्ड ने रिकमेंड किया कि कंपनी नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे। कौन इंप्लीमेंट करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कंपनी। इसका मतलब सब्जेक्ट ही इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। आगे आ जाओ, द बोर्ड रिकमेंडेड दैट द न्यू पॉलिसीज बी इंप्लीमेंटेड। बोर्ड ने रिकमेंड किया कि नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर देना है। सब्जेक्ट क्या है यहां का? न्यू पॉलिसीज। अच्छा न्यू पॉलिसी, पॉलिसी किसी को इंप्लीमेंट करेगा कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा? इंप्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। ऑब्वियसली आप नियम को लागू करोगे, नियम किसी को लागू नहीं करेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं रिसीवर है। रिसीवर है तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है तो हमने इंप्लीमेंट को किसमें चेंज किया? बी इंप्लीमेंटेड में। जिसका मतलब है यहां पे हमने एक और नई चीज सीखी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर ना होकर रिसीवर हो जाए, मोटा मोटा अगर वो पैसिव हो जाए, तो हमेशा उसका स्ट्रक्चर होता है B+V3, जिसमें बी बेस फॉर्म का काम करेगा और V3 पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव का पैसिव बनता है, बनेगा कौन सा स्ट्रक्चर को लगाकर? B+V3। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। एक बैच मैंने स्टार्ट किया है कुछ महीने पहले, जो कि टारगेट 25 के नाम से आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 2025 और 2026 के बच्चे एनरोल हुए हैं। इसमें मैं करीबन 15,000 के आसपास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा सिलेबस हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। ये एक रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसमें 100-150 वीडियोस लाके पटक दिए हैं कि जाओ पढ़ लो, ऐसा नहीं। मैं वीक वाइज अपलोड करता हूँ, स्टूडेंट से बात करते हुए अपलोड करता हूँ, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना खत्म किया, ये सब कुछ बताकर पूछकर अपलोड करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको ग्रामर के लगभग 3,000 सवाल मिलेंगे। मैं कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, ग्रामर की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगभग 3,000 मिलेंगे, जिसमें से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी होंगे। इसमें मिसलेनियस एरर्स होंगे 1000 के आसपास, मिसलेनियस सेंटेंस अरेंजमेंट होंगे 1000 के आसपास, फिलर्स होंगे 1000 के आसपास, बाकी चैप्टर वाइज भी होंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मैं लगभग वोकैब कराने वाला हूं 8,000 के आसपास में, जिसमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड है, इडियम्स है। ऑलमोस्ट 2,500 हो चुके हैं। ठीक है, आगे और होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, पर आगे और होंगे। काफी सारे क्वेश्चन अभी इसमें और होने हैं। फ्रेजल वर्ब्स हैं इसमें 500 के आसपास में, फ्रेजल वर्ब्स में इसमें पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, लगभग 60 के आसपास में क्लोज टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आगे आरसी के वीडियोस आएंगे, आगे पीक्यूआरएस के वीडियोस आएंगे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, ये बैच आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। मेरे ऐप का नाम क्यूइंग है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब मैं कह रहा हूं इसलिए एनरोल मत कर लेना, आप जाओ खुद से जाकर पहले डेमो ले लो। आपको ऐप पे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। एक वीडियो फ्री मिलेगा ग्रामर का, एक वीडियो फ्री मिलेगा वोकैब का, एक वीडियो फ्री मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन का। आप जाकर वहां पर आराम से इत्मीनान से डेमो ले सकते हो। अगर आपको लगे कि कोर्स में दम है, अगर आपको लगे कि आपको मुझसे पढ़ना है, तो ऐसे केस में मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था कोर्स के डिस्क्रिप्शन को लेके, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी बच्चा कोर्स परचेज करने से पहले ये यूट्यूब का वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसकी टाइमलाइन क्या है, कब तक कोर्स कंप्लीट होगा, ये सब कुछ उससे बताया हुआ है। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना, देखने के बाद ही एनरोल करना। राइट,
20 मार्च के पहले अगर आप एनरोल कर लोगे, ये मैं 20 मार्च 2025 की बात कर रहा हूं, अगर आप 20 मार्च 2025 के पहले एनरोल कर लोगे तो ये कोर्स जो प्राइस है उस पर 300 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 20 मार्च से पहले कर लेते हो, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन, जितनी बातें मैंने बोली है सारे डिस्क्रिप्शन आपको, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। ठीक है, मैं बार बार डिस्क्रिप्शन क्यों बोल रहा हूं यार। चलो, अब बात यहां तक हो गई कि हमने पूरा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड समझ लिया। मोटा मोटा जितनी बात थी वो सब मैंने आपको बता दी है, पर मैंने बताया आपने समझा, दो अलग बातें हैं ना। तो एक बार हम क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अब यहां पे हमने कुछ सवाल लिए हैं, उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ मैंने अपने मन से बनाए हैं। एक बार हम अच्छे से दबा के प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव को, कि तो हमने पूरा थियरी तो समझ ही लिया है, साथ ही साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन आया तो कैसे आया एग्जाम में, ताकि आगे से कभी गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे साथ एकदम स्पीड से फिलअप करते जाओगे। क्या लिखा है? द टीचर इंसिस्ट, पहचानना, पहले प्रेजेंट आंसर पे मत जाना, पहले पहचानना ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है भी या नहीं। क्या लिखा हुआ? द टीचर इंसिस्ट, इंसिस्ट तो लिखा हुआ है, वर्ड था हमारे। द टीचर इंसिस्ट दैट एवरी स्टूडेंट, बिल्कुल है प्रेजेंट सब्जेक्टिव, इसका मतलब यहां पे बेस फॉर्म होना चाहिए। द टीचर इंसिस्ट दैट एवरी स्टूडेंट डैश अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर, इज बी आर वर्ब। आंसर क्या होगा? बी। आपका बहुत मन करेगा कि आप यहां पर इज कर दो, क्योंकि यहां पे आप इंसिस्ट देखोगे जो प्रेजेंट टेंस है, एवरी स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहां पर इज होना चाहिए, लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये एक इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस नहीं है। हम इज या मार लगा के तब यूज करते हैं जब इंडिकेटिव मूड में फैक्ट बताते होते हैं। ये फैक्ट नहीं है, ये किसी व्यक्ति की जिद है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेटिव मूड में नहीं लिखा सकता, इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। अगला, इट इज इंपॉर्टेंट दैट शी डैश हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। इट इज इंपॉर्टेंट याद आ रहा होगा आपको, प्रेजेंट सब्जेक्टिव चाहिए। सबमिट्स, सबमिट, सबमिटेड, सबमिटिंग। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबमिट। द मैनेजर सजेस्टेड दैट ही शुड सबमिट हिज रेजिग्नेशन। लिखा है मैनेजर ने सजेस्ट किया, सजेस्टेड पास्ट है, दैट ही शुड सबमिट्स। सबसे पहले तो एरर ये है कि मॉडल अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेता है, इसका मतलब यहां पे सबमिट्स तो किसी भी हिसाब से नहीं हो सकता, तो एरर तो यहां पे है। अब हमें अगर सुधारने को कहा जाए तो आप इसको दो तरीके से सुधार सकते हैं। या तो आप शुड के बाद सबमिट छोड़ दो इनफॉर्मल तरीके से, ये भी सही हो जाएगा, या तो दूसरा प्रेजेंट सब्जेक्टिव लगा दो और क्या कर दो, इसको सबमिट। लेकिन सजेस्टेड देख के गलती से भी सबमिटेड मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। अगला, द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर डैश रिलीज्ड इमीडिएटली। लिखा हुआ है जज ने ऑर्डर किया कि प्रिजनर को तुरंत छोड़ दिया जाए। जज ने ऑर्डर किया है, ये फैक्ट नहीं है कि प्रिजनर को छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब यहां पे बेस फॉर्म चाहिए। इज लिखा है, बी लिखा है, वॉज लिखा है, वर लिखा है, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप समझना, जब हमने यहां पे बी फिलअप कर दिया तो क्या हुआ? द जज ऑर्डर दैट द प्रिजनर बी रिलीज्ड इमीडिएटली। यहां बी के बाद रिलीज्ड क्यों है? क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्या ये पहचान पा रहे हो आप कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में? क्योंकि प्रिजनर किसी को रिलीज नहीं करेगा, प्रिजनर को रिलीज किया जाएगा। जब प्रिजनर को रिलीज किया जाएगा, इसका मतलब कौन से वॉइस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट? इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है? इट इज क्रूशियल दैट ही अराइव्स ऑन टाइम। अराइव्स नहीं, अराइव होगा, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। इट इज क्रूशियल। इट इज क्रूशियल दैट ही अराइव ऑन टाइम, ये तो ठीक लग रहा है। इट इज क्रूशियल दैट ही अराइविंग ऑन टाइम, नहीं चाहिए। इट इज क्रूशियल दैट ही अराइव्ड ऑन टाइम में बेस फॉर्म चाहिए। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, द ऑफिसर डिमांडेड दैट द सोल्जर डैश हिज वेपन इमीडिएटली। द ऑफिसर डिमांडेड, ठीक है, दैट द सोल्जर डैश हिज वेपन, क्या होगा यहां पर? बेस फॉर्म, क्योंकि डिमांडेड लिखा हुआ था। सरेंडर्स, सरेंडर, सरेंडर्ड, सरेंडरिंग। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरेंडर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा द कमिटी रिकमेंडेड दैट द लॉ बी चेंज्ड इमीडिएटली। कमिटी ने रिकमेंड किया कि लॉ को तुरंत बदल देना चाहिए। लिखा है कि द कमिटी रिकमेंडेड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव, दैट द लॉ बी चेंज्ड। अब आप यहां पे जो रट के पढ़ने को हमेशा प्रीफर करते हैं वो बोलेंगे यहां चेंज होगा, क्योंकि रट लिया अब तक कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव होगा तो बेस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? द कमिटी रिकमेंडेड द लॉ चेंज इमीडिएटली। अब जरा सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, लॉ यहां का सब्जेक्ट था, वर्ब क्या था? चेंज। कानून किसी को बदलेगा या कानून को बदला जाएगा? ऑब्वियसली कानून को बदला जाएगा। इसका मतलब जिसको हम सब्जेक्ट मान रहे हैं वो डूअर है कि रिसीवर है? ऑब्वियसली ये रिसीवर है। अगर ये रिसीवर है तो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है भाई साहब। अगर पैसिव वॉइस है तो अभी तो हमने फॉर्म पढ़ा था बी प्लस बी थ्री, क्या लिखा होता? बी प्लस बी थ्री। आंसर क्या होगा? नो एरर होगा। रट के मत पढ़ लेना, यहां चेंज मत कर देना, बी चेंज सही है। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। द लॉयर इंसिस्टेड दैट हिज क्लाइंट इज इनोसेंट। देखो, अगर ये इंडिकेटिव मूड होता और यहीं तक होता सिर्फ सेंटेंस कि हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, तब तो कोई एरर ही नहीं था, लेकिन ये इंडिकेटिव मूड तो है नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्टिव मूड है ये। द लॉयर इंसिस्टेड लिखा हुआ था, अगर इस सब्जेक्टिव है तो बेस फॉर्म चाहिए, इज नहीं लगेगा। बी हो सकता है, वॉज नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए,
आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, द प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट द स्टूडेंट्स डैश क्वाइटली इन द लाइब्रेरी। इंसिस्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रूफ है, दैट लिखा हुआ है, आगे एक और क्लॉज है द स्टूडेंट्स, यहां क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट द स्टूडेंट्स सिट सिट्स सिटिंग सैट, आंसर कौन सा होगा, ए नंबर सिट। द कंपनी सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉइज मस्ट वियर आईडी कार्ड्स ऑल द टाइम, द कंपनी सजेस्टेड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, दैट द एम्प्लॉइज मस्ट वेयर, मस्ट की तो कोई बात ही नहीं थी, अगर इनफॉर्मल भी यूज करेंगे तो भी शुड होना चाहिए था, तो इसकी तो बात ही नहीं थी, तो हम यहां से मस्ट को हटा देंगे, क्या बचेगा, वेयर, हमें तो बेस फॉर्म चाहिए, वेयर तो बेस फॉर्म ही होता है, तो क्या होगा, द कंपनी सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉइज वेयर आईडी कार्ड्स ऑल द टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर रिकमेंडेड दैट द स्टूडेंट डैश फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, एनरोल, एनरोल्स, एनरोल्ड, एनरोलिंग। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, उसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, साथ ही साथ में ये बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है, और ये जो 10 सवाल हमने किए हैं, इस 10 में से आप कितना करेक्ट कर पाए और 11 का आंसर क्या है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आई होप ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।